ये कहानी एक ऐसी रेत की है जो इंसानों या किसी भी जिंदा चीज को अपने अंदर खींचकर मार डालती है। लेकिन इस रेत में ऐसा क्या है और इसका रहस्य क्या है, आइए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है समंदर के एक खूबसूरत बीच से, जहां कॉलेज खत्म होने की खुशी में कुछ लड़के लड़कियां मिलकर एक बड़ी पार्टी कर रहे होते हैं। बीच पर तेज म्यूजिक बज रहा होता है, सब लोग डांस कर रहे होते हैं, ड्रिंक कर रहे होते हैं और पूरी रात मौज मस्ती में डूबे हुए होते हैं। लेकिन इसी पार्टी के बीच दो लड़कों को समंदर की लहरों के पास एक बहुत अजीब सी चीज दिखाई देती है। वह चीज देखने में किसी बड़े अंडे जैसी लग रही होती है। पहले तो सब लोग उसे देखकर मजाक बनाने लगते हैं। इसी मजाक में वे लोग उस अंडे जैसी चीज को थोड़ा सा तोड़ देते हैं। उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसके बाद पार्टी चलती रहती है, सब लोग रात भर एंजॉय करते हैं और फिर थक कर बीच पर ही इधर उधर सो जाते हैं। अब जब सुबह होती है तो एक एक करके सबकी आंखें खुलने लगती हैं। इन्हीं में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मार्शा होता है। मार्शा एक टेबल पर सोई हुई होती है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है उसे अपनी तबीयत बहुत खराब लगने लगती है, उसे उल्टी आने लगती है। बाकी लोगों को लगता है कि शायद रात में ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसकी हालत ऐसी हो रही है, लेकिन मार्शा को अंदर से कुछ बहुत अजीब महसूस हो रहा था। इसी दौरान हम कायली को देखते हैं। कायली की नजर सामने रेत पर बैठी एक चिड़िया पर जाती है। वह चिड़िया बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रेत पर बैठी होती है, लेकिन अगले ही पल अचानक वही रेत उस चिड़िया को अपने अंदर खींच लेती है। ये देखकर कायली के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ ही नहीं आता कि अभी उसकी आंखों के सामने क्या हुआ। तभी कायली की नजर मार्शा पर जाती है, जो टेबल से नीचे उतरने वाली होती है। कायली तुरंत चिल्लाकर उससे कहती है कि मार्शा, अपना पैर रेत पर मत रखना, क्योंकि उस रेत में कुछ है। लेकिन इससे पहले कि मार्शा कायली की बात सुन पाती, वह अपना पैर नीचे रेत पर रख चुकी होती है। जैसे ही उसका पैर रेत को टच करता है, उसका पैर धीरे धीरे अंदर धंसने लगता है। मार्शा घबराकर अपना पैर बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन जितना वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है उतनी ही ज्यादा वह रेत में फंसती जाती है। इसी कोशिश में उसका हाथ भी रेत पर चला जाता है। अब मार्शा बुरी तरह डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसके बाकी दोस्त यह सब अपनी आंखों से देख रहे होते हैं, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नीचे नहीं आ पा रहा था, क्योंकि अब सबको समझ आ चुका था कि इस रेत में कुछ बहुत गलत है। तभी कार में बैठा उसका एक दोस्त उसे बचाने के लिए बाहर निकलता है। वह जैसे ही रेत पर पैर रखता है तुरंत मुंह के बल नीचे गिर जाता है। अब वह भी रेत से बुरी तरह चिपक चुका था। वह खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन रेत उसके शरीर से ऐसे चिपक रही थी जैसे कोई चीज उसे अंदर खींच रही हो। धीरे धीरे उसकी चमड़ी छिलने लगती है और उसका पूरा शरीर बुरी तरह जख्मी हो जाता है। यह देखकर उसके दोस्त घबरा जाते हैं। वे लोग जल्दी से कार स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि किसी तरह उसे खींचकर ऊपर निकाला जा सके, लेकिन उनकी किस्मत यहाँ भी साथ नहीं देती, क्योंकि कार स्टार्ट ही नहीं होती। अब उसका एक दोस्त उसकी तरफ रोप फेंकता है ताकि वह उसे पकड़ सके, लेकिन वह लड़का इतनी बुरी हालत में था कि रोप पकड़ना तो दूर, वह ठीक से हिल भी नहीं पा रहा था। और फिर अगले ही कुछ पलों में वह पूरी तरह रेत के अंदर समा जाता है। बाकी लोग बस बेबस होकर उसे मरते हुए देखते रह जाते हैं। अब सब लोग यही सोचने लगते हैं कि अगर जिंदा बचना है तो किसी भी हालत में इस बीच से निकलना होगा। अब जुनाह फिर से कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है। वह बार बार इग्निशन घुमाता है, लेकिन कार किसी भी हालत में स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब सबकी टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कार ही उनके बचने का सबसे आसान रास्ता थी। इसी दौरान हम गिलबर्ट को देखते हैं। गिलबर्ट एक मोटा लड़का होता है जो पास में पड़े एक ड्रम के अंदर फंसा हुआ था। वह पूरी रात उसी ड्रम के अंदर सोया हुआ था, इसलिए उसे अभी तक ठीक से पता भी नहीं था कि बीच पर क्या हो चुका है। अब गिलबर्ट उस ड्रम के अंदर हिलने डुलने लगता है। तभी उसके दोस्त उसे चिल्लाकर कहते हैं कि बिल्कुल मत हिलो, अगर तुम नीचे गिर गए तो रेत तुम्हें भी अपने अंदर खींच लेगी। लेकिन गिलबर्ट को लगता है कि ये सब लोग उसके साथ मजाक कर रहे हैं। वह कहता है कि तुम लोग मेरी फिरकी ले रहे हो क्या, क्योंकि उसने अपनी आंखों से किसी को मरते हुए नहीं देखा था, इसलिए वह बार बार हिल रहा था। तभी उसका एक दोस्त उससे झूठ बोलता है कि चिंता मत करो, हमने मदद के लिए कॉल कर दिया है, अगले 2 घंटों में कोई ना कोई हमें बचाने आ जाएगा, बस तुम शांत रहो और नीचे गिरने की कोशिश मत करना। यह सुनकर गिलबर्ट थोड़ा शांत हो जाता है, लेकिन असल में यह बात झूठ थी। कोई मदद नहीं आने वाली थी। वे सभी लोग इस सुनसान बीच पर बुरी तरह फंस चुके थे। अब मार्शा की एक दोस्त सोचते हुए कहती है कि कल रात हमने इसी बीच पर पार्टी की थी, तब इस रेत ने हमारा कुछ क्यों नहीं बिगाड़ा, और यहाँ इतने सारे लोग थे, बाकी सब लोग आखिर कहाँ गए। तभी उन सबको धीरे धीरे एक डरावनी बात समझ आने लगती है। शायद जो लोग सीधे रेत पर सो गए थे वे सभी रात में ही रेत के अंदर जा चुके थे, और ये लोग सिर्फ इसलिए बच गए क्योंकि ये रेत के ऊपर नहीं
बल्कि किसी ना किसी चीज पर सो रहे थे। अब गिलबर्ट फिर से चिल्लाने लगता है। वह कहता है कि सूरज की गर्मी से मेरी हालत खराब हो रही है, मैं जल रहा हूँ। तभी उसका दोस्त उसकी तरफ सनस्क्रीन फेंकता है। गिलबर्ट सनस्क्रीन लगाता है और उसे थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन तभी सभी लोगों की नजर उसी अजीब चीज पर जाती है जो उन्हें रात में समंदर के पास मिली थी। वही चीज जिसे उन्होंने मजाक मजाक में तोड़ दिया था। रात के अंधेरे में उन्हें समझ नहीं आया था कि वह चीज आखिर है क्या, लेकिन अब सुबह की रोशनी में जब वे उसे ध्यान से देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वह कोई पत्थर या समुद्री कचरा नहीं था, वह असल में एक अंडा था। यानी अब सबको समझ आने लगता है कि उस अंडे के अंदर जो भी चीज थी वह बाहर आ चुकी है, और हो सकता है कि वही चीज अब इस रेत के अंदर फैल चुकी हो। अब जोनाह को भी समझ आ जाता है कि ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए जोनाह वहां पड़ा एक स्केटबोर्ड उठाता है और उस पर पैर रखकर टेबल तक जाने की कोशिश करता है। वह धीरे धीरे स्केटबोर्ड के सहारे आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह टेबल के पास पहुंचता है उसका बोर्ड फिसलने लगता है और उसका बैलेंस पूरी तरह बिगड़ जाता है। तभी अचानक रेत के अंदर से कोई अजीब सी चीज बाहर आती है और जोनाह के पेट को टच कर देती है। जोनाह डर तो जाता है लेकिन हिम्मत नहीं हारता। वह किसी तरह खुद को संभालता है और जल्दी से टेबल के ऊपर चढ़ जाता है। उस टेबल पर एक बैग रखा होता है जिसके अंदर खाने पीने का कुछ सामान था। जोनाह उस बैग को खोलता है तो उसे उसमें एक केला मिलता है, लेकिन जैसे ही वह उसे खाता है उसे उल्टी होने लगती है, और जब वह अपने पेट की तरफ देखता है तो वहां एक अजीब सा घाव बन चुका था। असल में रेत के अंदर छुपी उस चीज ने जोनाह को टच कर दिया था, जिसकी वजह से उसके पेट पर इन्फेक्शन जैसा घाव बन गया था। ये देखकर बाकी सब लोग और ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन जोनाह उन्हें संभालते हुए कहता है कि चिंता मत करो, ये कुछ भी नहीं है, तुम लोग बस यहाँ से बचने का रास्ता सोचो। लेकिन कुछ ही देर बाद जोनाह का घाव और ज्यादा दर्द करने लगता है, उसकी हालत खराब होने लगती है और घाव से खून भी निकलने लगता है। ये देखकर कायली बुरी तरह परेशान हो जाती है, क्योंकि जोनाह उसका बॉयफ्रेंड था। जोनाह दर्द की वजह से वहीं लेट जाता है। तभी कार में बैठी एक लड़की सबको बताती है कि हमारे फोन्स कार की ट्रंक में पड़े हैं, अगर हमें मदद बुलानी है तो किसी भी तरह उन फोन्स को बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कार के अंदर बैठे बैठे ट्रंक नहीं खोली जा सकती थी। वह धीरे धीरे खुद को संभालती है और ट्रंक तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी ट्रंक नहीं खुलती। अब कायली उसकी तरफ एक रॉड बढ़ाती है और कहती है कि इससे ट्राई करो। आखिरकार वह लड़की रॉड की मदद से ट्रंक खोलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन तभी दूर से उन्हें एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। वह बीच का सुपरवाइजर होता है। उसे देखकर सबको थोड़ी उम्मीद होने लगती है कि शायद अब कोई उन्हें बचा लेगा, और तभी ट्रंक खोलने वाली लड़की की उंगलियां उसी ट्रंक में फंस जाती हैं। अगले ही पल ट्रंक बंद हो जाती है और वह दर्द से जोर जोर से चीखने लगती है। अब सुपरवाइजर उनके पास आता है। वह पहले तो उन्हें देखकर ताना मारता है कि तुम लोगों की जनरेशन शराब पीने के बाद ऐसे ही उल्टे सीधे काम करती है, लेकिन वे सभी उसे बताते हैं कि हम मजाक नहीं कर रहे, हम सच में बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। सुपरवाइजर अपनी गाड़ी उनकी तरफ लाता है और नीचे उतरने लगता है। तभी सब लोग एक साथ चिल्लाते हैं कि रेत पर पैर मत रखना, लेकिन जैसे ही सुपरवाइजर रेत पर पैर रखता है उसे कुछ नहीं होता। ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। सबसे पहले सुपरवाइजर जोनाह के पास जाता है। वह जोनाह के पेट का घाव देखकर चौंक जाता है। इसके बाद वह गिलबर्ट को ड्रम से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन गिलबर्ट इतना भारी था कि सुपरवाइजर उसे हिला तक नहीं पाता। फिर वह कहता है कि चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर में अपनी टीम को यहाँ बुला लूंगा, वे लोग आकर तुम सबको यहाँ से निकाल लेंगे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो। अब जोनाह की दोस्त उसे सब कुछ समझाने की कोशिश करती है। वह उसे बताती है कि हमारी दोस्त की उंगलियां कार की ट्रंक में फंसी हुई हैं। सुपरवाइजर उसके पास जाता तो है, लेकिन उसकी मदद करने के बजाय बातों में उलझा रहता है, और ये देखकर कायली का गुस्सा बढ़ने लगता है। सुपरवाइजर गुस्से में कायली के पास आता है और कहता है कि तुम मुझसे इस तरह बदतमीजी से बात क्यों कर रही हो, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। तब कायली उससे कहती है कि क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा, हम लोग सच में मुसीबत में हैं, हम रेत पर नहीं आ सकते। ये रेत पहले ही हमारे दो दोस्तों को अपने अंदर खींच चुकी है। लेकिन सुपरवाइजर को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। वह कहता है कि मेरे साथ मजाक मत करो, अगर रेत में सच में कुछ है तो फिर मैं इस पर आराम से कैसे खड़ा हूँ, तुम लोग भी जल्दी से नीचे आ जाओ। लेकिन जोनाह और उसके दोस्त नीचे नहीं उतरते। अब सुपरवाइजर गुस्से में अपनी गन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गलती से उसकी चाबियां रेत पर गिर जाती हैं। सभी लोग उसे रोकते हैं और कहते हैं कि चाबियां मत उठाना, लेकिन सुपरवाइजर किसी की बात नहीं सुनता। वह जैसे ही अपनी चाबियां उठाने के लिए रेत पर हाथ रखता है तभी रेत उसे पकड़ लेती है। अब पहली बार सुपरवाइजर को भी समझ आ जाता है कि ये लोग झूठ नहीं बोल रहे थे। वह घबराकर अपने पास रखा पेपर स्प्रे निकालता है और रेत पर स्प्रे करने लगता है,
लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि रेत के अंदर छुपा हुआ वह जीव उसके हाथ पर हमला कर देता है। देखते ही देखते उसका आधा हाथ बुरी तरह जख्मी हो जाता है और वहां से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। यह देखकर सभी लोग डर के मारे चीखने लगते हैं। इसी बीच कायली दूर से ही उसका पेपर स्प्रे उठा लेती है। उसे लगता है कि शायद आगे जाकर यह स्प्रे उस जीव से बचने में काम आ सकता है, लेकिन तभी सुपरवाइजर का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह पूरी तरह रेत पर गिर जाता है। अब रेत उसे अंदर खींचने लगती है। वह खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही पलों में वह भी पूरी तरह रेत के अंदर समा जाता है। अब सब लोग फिर से सदमे में आ जाते हैं, क्योंकि उनकी आखिरी उम्मीद भी उनकी आंखों के सामने मारी जा चुकी थी। इसके बाद ऊपर कैबिन में बैठे जोनाह के दोस्त आपस में बात करते हैं। तभी उन्हें समझ आता है कि सुपरवाइजर को शुरू में इसलिए कुछ नहीं हुआ था क्योंकि उसके जूते बहुत मजबूत थे। उसकी स्किन सीधे रेत को टच नहीं कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने अपना नंगा हाथ रेत पर रखा, उस जीव ने उसे पकड़ लिया। इसीलिए कैबिन में बैठा वह लड़का अपने दोस्तों से कहता है कि मेरी तरफ टॉवल फेंको। अगर हम टॉवल को अपने पैरों पर बांध लेंगे तो शायद हमारी स्किन रेत को टच नहीं करेगी और हम यहाँ से निकल पाएंगे। अब उसके दोस्त उसकी तरफ टॉवल फेंकते हैं, लेकिन टॉवल पकड़ने के चक्कर में उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह सीधे नीचे रेत पर गिर जाता है। जैसे ही वह रेत पर गिरता है, रेत के अंदर से धागों जैसी कई चीजें बाहर निकलती हैं। वो चीजें असल में उस क्रीचर के टेंटिकल्स थे। वे टेंटिकल्स उसके पूरे शरीर से चिपक जाते हैं और उसका खून खींचने लगते हैं। वह दर्द से जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाता और देखते ही देखते वह भी बाकी लोगों की तरह रेत के अंदर गायब हो जाता है। यह देखकर सभी लोग और ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद कायली चांदा से कहती है कि कैबिन की ग्रिल को सीधा पकड़ कर रखो। कायली एक और ग्रिल लगाती है और फिर उसी के सहारे ऊपर कैबिन से कूदकर कार तक पहुंच जाती है। जैसे ही कायली कार में आती है, वह गुस्से में चांदा को थप्पड़ मार देती है, क्योंकि इस बीच पर पार्टी करने का प्लान चांदा का ही था। अब दोनों मिलकर उस लड़की की मदद करने लगती है जिसकी उंगलियां कार की ट्रंक में फंसी हुई थीं। काफी कोशिशों के बाद वे उसकी उंगलियां ट्रंक से बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद वे उसके हाथ पर टॉवल बांध देती हैं ताकि खून ज्यादा न बहे। तभी दूसरी तरफ हम गिलबर्ट को देखते हैं। गिलबर्ट अभी भी उसी ड्रम के अंदर फंसा हुआ था। अब उसके शरीर से खून भी निकलने लगता है और जैसे ही उसका खून नीचे रेत पर गिरता है, रेत के अंदर से फिर से टेंटिकल्स बाहर आने लगते हैं। यानी उस क्रीचर को अब पता चल चुका था कि यहाँ एक और इंसान मौजूद है। दूसरी तरफ कायली और चांदा कैबिन की ग्रिल्स को जोड़कर टेबल तक जाने का रास्ता बना लेती है। अब चांदा उसी रास्ते से जोनाह के पास पहुंचती है। तभी कार की ट्रंक में फंसी हुई लड़की कायली से कहती है कि अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि मेरे हाथ से खून निकल रहा है और अगर ये खून रेत पर गिर गया तो वह क्रीचर हम पर हमला कर देगा। इसीलिए कायली भी उसी ग्रिल के सहारे चलकर वहां पहुंच जाती है। अब आखिरकार वह घायल उंगली वाली लड़की भी ग्रिल पर चलना शुरू करती है। वह बहुत संभल कर आगे बढ़ रही होती है, लेकिन उसके हाथ से लगातार खून निकल रहा था। तभी अचानक उसके हाथ से खून की कुछ बूंदें नीचे रेत पर गिर जाती हैं और जैसे ही वह घबराकर खुद को संभालने की कोशिश करती है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। वह सीधे नीचे रेत पर गिर जाती है। बाकी लोग उसे बचाने के लिए चिल्लाते रह जाते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रेत उसे भी अपने अंदर खींच लेती है और वह भी देखते ही देखते गायब हो जाती है। दूसरी तरफ हम गिलबर्ट को देखते हैं, जिसके ड्रम पर भी खून गिर रहा था और उसी खून की वजह से रेत के अंदर छुपे टेंटेकल्स अब उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। अब हम चांदा को देखते हैं। चांदा अपने पैरों पर टॉवल बांधती है और धीरे धीरे रेत पर चलना शुरू करती है। इस बार उसे कुछ नहीं होता, यानी टॉवल की वजह से उसकी स्किन सीधे रेत को टच नहीं कर रही थी। चांदा जल्दी से सुपरवाइजर की कार के ऊपर चढ़ जाती है। ये देखकर गिलबर्ट भी खुश हो जाता है। उसे लगता है कि अब शायद सब लोग यहाँ से बच जाएंगे, लेकिन गिलबर्ट को यह नहीं पता था कि नीचे से उन टेंटिकल्स ने उसके ड्रम को अंदर ही अंदर खोखला कर दिया था। अब अचानक वे टेंटिकल्स काफी बड़े हो जाते हैं और गिलबर्ट के पूरे शरीर से लिपट जाते हैं। गिलबर्ट दर्द से चिल्लाने लगता है। वह खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन टेंटिकल्स उसे नीचे खींच लेते हैं और इस तरह गिलबर्ट भी मारा जाता है। अब वह क्रीचर पहले से ज्यादा बड़ा और ताकतवर हो चुका था, क्योंकि अब तक वह कई लोगों को खा चुका था। इसके बाद वह क्रीचर सुपरवाइजर की कार के पास आता है और कार को जोर जोर से हिलाने लगता है। कार हिलने की वजह से चांदा का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह कार के ऊपर ही गिरकर बेहोश हो जाती है। अब कायली बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। जो लोग अभी तक जिंदा थे उनकी हालत भी बहुत खराब थी। जोनाह घायल था, चांदा बेहोश थी और चारों तरफ सिर्फ डर ही डर था। धीरे धीरे रात हो जाती है। रात होते ही चांदा को भी होश आता है। वह किसी तरह खुद को संभालती है और अपनी चोट को सहलाते हुए उठती है। अब वह बिना समय बर्बाद किए कार के ऊपर कुछ ढूंढने लगती है ताकि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता मिल सके। तभी किस्मत से
उसे वहां एक लाइफ राफ्ट मिल जाता है। चांदा तुरंत उस राफ्ट को नीचे गिरा देती है और देखते ही देखते वह राफ्ट हवा से भरकर एक मजबूत रबर बोट जैसा बन जाता है। अब वे लोग जोनाह को उसी राफ्ट पर लिटाते हैं और उसे खींचते हुए कार तक लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही कायली कार के अंदर घुसने वाली होती है, तभी वह क्रीचर अपने टेंटिकल्स से कार का डोर बंद कर देता है। यहाँ उस क्रीचर के टेंटिकल्स चमक रहे होते हैं और उनमें से हल्की नीली रोशनी निकल रही होती है। कायली यह देखकर डर जाती है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती। वह किसी तरह कार के ऊपर चढ़ जाती है। वहां उसे पेट्रोल का एक कैन दिखाई देता है। कायली उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी क्रीचर अपने टेंटिकल्स से उस कैन को पकड़ लेता है। इसलिए कायली बिना समय बर्बाद किए दूसरा पेट्रोल कैन उठाती है और फिर कार के चारों तरफ पेट्रोल छिड़कना शुरू कर देती है। अब कायली बिना देर किए उसमें आग लगा देती है। जैसे ही आग लगती है, उस क्रीचर के टेंटिकल्स भी जलने लगते हैं। वह दर्द से बुरी तरह तड़पने लगता है और इधर उधर हिलने लगता है। कायली तुरंत मौका देखकर कार के अंदर जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन वह क्रीचर अभी भी पीछे नहीं हटता। वह अपने टेंटिकल्स से कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। कायली अंदर से पूरी ताकत लगाकर दरवाजा पकड़े रहती है, लेकिन अब आग की वजह से उस क्रीचर की ताकत कमजोर पड़ने लगी थी। वह कुछ देर तक तड़पता है और फिर वापस रेत के अंदर चला जाता है। अब यह रात उन लोगों के लिए बहुत लंबी हो चुकी थी। तीनों बहुत ज्यादा डरे हुए थे, इसलिए वे लोग कार के अंदर ही बैठे बैठे रात काटते हैं। जब सुबह होती है तो कोई उनकी कार का शीशा खटखटाता है। कायली आंख खोलकर देखती है तो बाहर एक पुलिस ऑफिसर खड़ा होता है। अब कायली धीरे धीरे कार से बाहर आती है। वह बहुत डरते हुए अपना पैर रेत पर रखती है, लेकिन इस बार उसका पैर रेत से नहीं चिपकता। यह देखकर कायली को थोड़ी राहत मिलती है। फिर चांदा भी बाहर आती है। दोनों को लगता है कि शायद रात में आग लगने की वजह से वह क्रीचर मर चुका है, क्योंकि अब बीच बिल्कुल शांत था। जोनाह के घाव बहुत गहरे हो चुके थे। रात भर इन्फेक्शन और खून बहने की वजह से उसकी जान जा चुकी थी। लेकिन एंडिंग में हमें एक बहुत हैरान कर देने वाली बात पता चलती है। असल में वह क्रीचर मरा नहीं था। वह सिर्फ रेत से निकलकर समंदर के पानी में चला गया था। अब वह पानी के अंदर आगे बढ़ रहा था और सीधे शहर की तरफ जा रहा था। यानी बीच पर जो कुछ हुआ वह सिर्फ शुरुआत थी, और इसी के साथ यह खतरनाक बीच हॉरर स्टोरी यही खत्म होती है। हमारे साथ हमेशा ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल फिल्मी 2.0 सब्सक्राइब करना मत भूलना।